हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी परीक्षा की 5 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस के बारे में। इस लेक्चर के अंतर्गत हम इन जीके या फिर जीएस के क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम 5 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का प्रथम क्वेश्चन। चंद्रयान 2 रॉकेट GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया था। तो आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि चंद्रयान 2 रॉकेट को किससे लॉन्च किया गया था। तो आंसर था GSLV Mk3 के द्वारा। देखो, ये जो चंद्रयान 2 है इसको 22 जुलाई 2019 को इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जबकि यह चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2019 को प्रवेश करता है और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। आपको पता होगा कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसको GSLV Mk3 या फिर GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था उस समय पर तत्कालीन वायसराय इसरो के सिवान थे। तो के सिवान की अध्यक्षता में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इस चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इस चंद्रयान 2 के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से थे। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान कहा जाता था। यह मिशन असफल रहा था क्योंकि यह चंद्रमा की कक्षा में 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया था। हालांकि कुछ विद्वान इसको असफल नहीं मानते क्योंकि जो इसका ऑर्बिटर है वो तो अभी भी आज भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है, लेकिन जो लैंडिंग करने वाला लैंडर था वह 2.1 किलोमीटर पहले ही उसका संपर्क टूट गया था क्योंकि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हुई थी। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रक्षेपण यान के बारे में। जैसे यहाँ पर GSLV Mk3 के बारे में पूछा गया तो कभी कभी इनके और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे SLV का पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। वहीं ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जबकि जो PSLV है, PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये दोनों के दोनों काफी बार पूछे जाते हैं। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान क्या था। तो SLV-3 भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-118 था। RS-118 भारत का प्रथम उपग्रह था जिसको जुलाई 1980 में SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्कहॉर्स और GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। तो ध्यान से याद रखना है आपको कि जो GSLV Mk3 है इसके द्वारा चंद्रयान 2 को भेजा गया था क्योंकि ये अधिक भार वाला उपग्रह था, यानी कि सैटेलाइट थी, इसको छोड़ा गया था। नेक्स्ट, 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात VK कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। देखो, ये जो VK कृष्ण मेनन है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस समय पर जो VK मेनन थे उनको पार्लियामेंट में काफी सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा था जो कि ये सही तरीके से नहीं दे पाए थे, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इनको। किसको? VK कृष्ण मेनन को, जिस कारण इनसाइड और आउटसाइड क्रिटिसाइज हो जाने के कारण इन्होंने क्या करा था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपको याद रखना है कि वर्तमान में जैसे डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं जो कि 2019 से कंटिन्यू अभी भी बने हुए हैं। इनसे पहले निर्मला सीतारमण थी। निर्मला सीतारमण फिलहाल वित्त मंत्री अर्थात फिनेंस मिनिस्टर हैं और इनसे पहले थे अरुण जेटली से पहले मनोहर पारीकर और उनसे पहले भी अरुण जेटली थे। जबकि ए के एंटनी 26 अक्टूबर 2006 से 2014 तक 7 साल से भी ज्यादा तक ये हमारे क्या रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि फिलहाल कौन है, राजनाथ सिंह। इनसे पहले कौन थी, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने अवध को चेरी की उपाधि दी थी और ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये वही व्यक्ति है जिसने हड़प नीति की शुरुआत की थी और भारत में रेलवे चलाने का श्रेय भी इसी व्यक्ति को जाता है। आपको पता होगा कि भारत के अंतर्गत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चलाई गई थी भारत में पहली बार। वो इसी व्यक्ति यानी कि लॉर्ड डलहौजी जब वायसराय थे इन्हीं के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की ब्लैक ब्यूटी नाम की एक ट्रेन चलाई जाती है। नेक्स्ट, संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि संगाई त्योहार कहाँ का है, तो संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है।
नेक्स्ट, कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आपसे पूछा गया था कि कोरोमंडल तट कहां पर है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। देखो मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, ये इस मैप से आप समझने की कोशिश करना कि कौन से कोस्ट को क्या कहते हैं। देखो परीक्षा में पूछा गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट यहां पर पड़ता है तमिलनाडु और इससे ऊपर पड़ता है क्या, आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा और तमिलनाडु के तट को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि जो उत्कल कोस्ट है, इस उत्कल कोस्ट किसके कोस्ट को कहा जाता है, जो उड़ीसा का है, उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और उसके दक्षिण में फिर ये आता है आंध्रा कोस्ट। ये आंध्रा कोस्ट पुलिकट लेक तक फैला हुआ है। तो उत्कल कोस्ट के नीचे कौन सा है, आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट के नीचे कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट। तो याद हो गया आपके, उत्कल कोस्ट कहाँ का है, उड़ीसा का। उसके नीचे जो ये चलेगा पुलिकट लेक तक, वो कौन सा होगा, आंध्रा कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट किसको कहेंगे, जो ये यहाँ से तमिलनाडु और आंध्रा का कुछ हिस्सा होगा उसको क्या कहेंगे हम, कोरोमंडल तट या फिर कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाने जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट। और जो इधर की साइड में है ये वाला हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट। इस वेस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा मालाबार कोस्ट। इस मालाबार कोस्ट को क्या कहते हैं, केरल और जो कर्नाटक, केरल कर्नाटक के कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही ऊपर क्या है, कोंकण कोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कोंकण कोस्ट कहां पर है, मालाबार कोस्ट कहां पर है, आंध्र कोस्ट किस साइड में है, उत्कल कोस्ट किस नाम से जाना जाता है, और कोरोमंडल अभी परीक्षा में पूछा गया है। तो आने वाली परीक्षा में आपसे यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। यह गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और कब दिया गया था, वर्ष 1971 के आम चुनाव के दौरान। तो किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी कौन है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था, वर्ष 1971 में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिक्रिया की दर प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर 2 गुना हो जाती है। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आपसे पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। तो आंसर है कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखो गोलमेज सम्मेलन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गोलमेज सम्मेलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद करके जाना है। जैसे आपको याद रखना है कि प्रत्येक गोलमेज सम्मेलन कहां पर होता है, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहां पर, लंदन में। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो गांधी जी थे उन्होंने कौन से नंबर के गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, 2nd नंबर के। ठीक है, चलिए मैं आपको इनको डिटेल में समझा देता हूं। देखो ये रही हमारे सामने गोलमेज सम्मेलन की लिस्ट। इस गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के समय पर। और इसमें कांग्रेस और जितने भी हमारे प्रमुख व्यापारी नेता थे इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो इसमें पूछा गया कि कांग्रेस ने प्रथम सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई इसमें फिर पार्टिसिपेट किसने किया था। तो इसमें एक तो याद रखना है आपको मोहम्मद अली जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भाग लिया था। और आगा खां जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा आगा खां 3rd नाम से जाना जाता है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। यह बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह चला था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह गांधी इरविन समझौता दिल्ली के अंतर्गत किया गया था, अर्थात जो वायसराय हाउस है उसमें किया गया था। इसलिए हम इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो कि मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था।
और इरविन एक ऐसा वायसराय था जो उस समय पर वायसराय हाउस में रहता था। जो आज के समय पर हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। तो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 ईस्वी में। इसके बाद में मार्च 1931 के बाद में कराची के अंतर्गत कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काफी ज्यादा अधिवेशन होते थे। तो इसके बाद में यानी कि गांधी इरविन समझौते के बाद में क्या हुआ, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने एक सहमति बनाई कि हम अपनी साइड से गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे। तो कांग्रेस ने गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। तो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में काफी बार कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ध्यान से सुन लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया था, अन्य किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। केवल एक ही मात्र व्यक्ति जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरे में भी किया और पहले में भी किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दलित वर्ग के नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी दूसरे में पार्टिसिपेट किया, जो कि मैं बता चुका हूं कि तीनों में करेंगे। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यह चला था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें अधिकांश जो भारतीय नेता थे उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो पिछले दो सम्मेलन हुए थे, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनकी तरह यहां भी कोई विशेष परिणाम प्रदान करने में विफल रहे थे ये लोग। ठीक है, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेगा आपसे ये बनेगा कि भाई गांधी जी ने पार्टिसिपेट कौन से उसमें किया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तीनों में पार्टिसिपेट किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। देखो, जीएसटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जान लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। इसलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन के लिए बिल लाया गया वर्ष 2014 में। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन हुआ, अर्थात 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। जबकि जो बिल आया था, बिल कौन से नंबर का आया था, 122वें, और अमेंडमेंट कौन से नंबर का हुआ, संशोधन कौन से नंबर का हुआ, 101। अब देखो, आपको हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूजन हो। भाई ये बात बताओ, जब भी कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जाता है तो प्रत्येक बिल पास तो नहीं होता ना। अब प्रत्येक बिल जब पास नहीं होगा तो उसका काउंटिंग तो होगा ही होगा। अब जो बिल पास नहीं हुआ तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि अमेंडमेंट हो गया, तो अमेंडमेंट की संख्या हमेशा कम रहेगी और जो बिल आएंगे उनकी संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। तो 122वां ये क्या है, संविधान संशोधन बिल है, और 101वां क्या है, ये संविधान संशोधन है। ठीक है, इसके तहत भारत में क्या किया गया, जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को क्या बनाते हैं, जीएसटी डे बनाते हैं। जीएसटी में जो पंजीकरण संख्या है उसमें कुल कितनी डिजिट होती है, तो 15 होती है। नेक्स्ट परीक्षा में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें डिजिट कितनी है, तो आंसर होगा 15। नेक्स्ट, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें कौन सी हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। एसजीएसटी का पूरा नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का पूरा नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतनी बातें आपको जीएसटी से याद रखनी। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीएसटी से क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि माजुली द्वीप कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य में बना है, तो असम राज्य के अंतर्गत बना हुआ है। तो माजुली द्वीप असम राज्य के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। देखो, जो माजुली द्वीप है यह दुनिया का सबसे बड़ा नद्य द्वीप है, अर्थात
पूरे विश्व में अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आंसर होगा माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यह भारत का पहला द्वीप जिला है, यानी कि एक ऐसा द्वीप जिसको जिला घोषित किया गया है, वो कौन है? माजुली द्वीप है, जिसमें लगभग 1.6 लाख आबादी के साथ लगभग 144 गांव हैं। 144 विलेज से मिलकर बना हुआ है क्या? माजुली द्वीप। यहाँ पर 15वीं शताब्दी के संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र भी है। इसके पास 65 संत हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उत्तर में सुभाषिनी नदी, दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर पूर्व में खेरकुटिया द्वीपों से घिरा हुआ है। ज़्यादातर मिसिंग जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि माजुली जो द्वीप है उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आंसर होगा मिसिंग जनजाति। मिसिंग, असमी और देवरी यहाँ पर प्रचलित भाषाएं हैं। तो मिसिंग के बारे में आपको याद रखना है कि कहाँ की है, असम की है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो देखो आप सभी को याद रखना है कि भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी। देखो रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी क्लियर कर लेते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे भारतीय रेल अमेरिका, रूस और चीन के बाद में चौथा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसका एक ही मूल मंत्र है, सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन करना। यानी कि पूरे विश्व के नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इंडिया की पोजीशन 4th नंबर की है, चौथे नंबर की है। और भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी वह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर की थी और यह ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, जिस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। अर्थात ब्लैक ब्यूटी नाम की ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी और यह ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और इस ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की थी वह की थी 34 किलोमीटर की। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी, तो आंसर होगा 3 फरवरी 1925 में। 3 फरवरी 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से कुर्ला के बीच में, जबकि जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी और इस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। जबकि जो भारत में पहली ट्रेन कौन सी थी? ब्लैक ब्यूटी। तो प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था, तो 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट आया था और रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय पर हुई थी। और लॉर्ड कर्जन एक ऐसा वायसराय है जिसको भारत में सबसे अप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आंसर होगा 1950 में। देश में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को यह ट्रेन कलकत्ता के अंतर्गत चलाई गई थी। जबकि दिल्ली में ट्रेन कब चली थी? 24 दिसंबर 2002 में, जो कि हमारी दूसरी मेट्रो रेलवे थी। तो देखो पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? 1984 में। दूसरी कब चली? 2002 में। लगभग 18 वर्ष के बाद में सेकेंड मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है IRCTC, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भाई IRCTC की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की फुल फॉर्म है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन अर्थात मंडल हैं, 18 जोन में बांटा गया है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं और जो भारतीय रेल का लोगो है उसमें 17 स्टार हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल के दिन क्या हुआ था? 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन को चलाया गया था। पूरे विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड के अंतर्गत चलाई गई थी 27 सितंबर 1825 को। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है, जो कि रूस के अंतर्गत स्थित है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सिकन है। सिकन जापान के अंतर्गत पड़ती है। और विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई थी? लंदन में, जो कि 10 जनवरी 1853 को चलाई गई थी। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत के अंतर्गत रेल की जो सबसे बड़ी सुरंग है उसका नाम क्या है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका विद PDF बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन तब तक आप सर्च करो कि भाई भारत के अंतर्गत वर्तमान में
जो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखो जो गोवा राज्य है भारत का, उसमें पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है व्यक्तियों की, तो गोवा राज्य है। और गोवा भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके बाद में वेस्टर्न डेजर्ट आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में पड़ती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक, लगभग 800 किलोमीटर की रेंज में यह श्रृंखला फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो ध्यान से सुन लेना, यह थीम काफी बार पूछी जाएगी एग्जाम में। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? जो 2023 में हुआ है। और यह अब की बार 90 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो 9th नंबर का ध्यान रखना कि योग दिवस है और थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि ये 90 नंबर का है, वर्ष 2023 में 90 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो पहली बार इसको कब बनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था वर्ष 2015 में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं आपको थोड़ा सा क्या हुआ था। वर्ष 2014 में यूएनओ का एक ऑर्गन है जिसको यूएनजीए कहते हैं, अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। इसका एक 69वां सेशन चल रहा था और इस 69वें सेशन में भारत ने एक विचार प्रस्तावित किया। क्या विचार था? कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया कि पूरे विश्व में क्या करना चाहिए, योग के लिए जागरूकता की जाए ताकि व्यक्ति क्या रह सके, स्वस्थ रह सके बिना मेडिसिन के, लोगों की फिजिकल फिटनेस अच्छी हो। कहते हैं कि भाई करो योग रहो निरोग, इस तरीके की जो भावना है वो लोगों में क्या करनी थी, जागरूकता फैलानी थी। इसलिए इस योग दिवस को मनाया गया था। तो पहली बार कब बनाया गया था? वर्ष 2015 में। और इसी सेशन में जो संयुक्त राष्ट्र है उसने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया और यह कहा कि जो 21 जून है उसको हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल डे फॉर योगा के रूप में डिक्लेयर कर दिया। मतलब कि भाई जो 21 जून है उसको हम क्या करेंगे, योगा दिवस मनाया करेंगे। और इसके अंतर्गत 84 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 5 जनवरी 2021 की एनटीपीसी की रेलवे परीक्षा में पूछे गए थे। हमने इन सभी को काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। तो मैं आपको देखो यहाँ पर एक बेटर से बेटर कंटेंट अपनी साइड से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो जो एग्जामिनर है उसके माइंडसेट को तो हम जान नहीं सकते हैं कि भाई वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी अपनी साइड से काफी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि आने वाली जो भी परीक्षा होगी उसके बेस पर हम एक एनालिसिस कर सकें कि भाई ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एरा।